जितनी 5 साल में सेवा करी उससे ज्यादा सेवा करके दिखाई। तो दिल्ली का फैसला आपने देखा, आज दिल्ली ने जिस तरह से फैसला किया है, क्या क्या पैगामात आज सियासी पार्टियों को, सियासत करने वालों को और बयानबाजों को क्या पैगाम मिला है, इस पूरे मामले पर तफसीली बातचीत करेंगे। हमारे साथी विशाल आजम भी हैं और खास मेहमान कलीमुल हफीज साहब, सियासी तज्ज़ियानिगार हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। कलीमुल हफीज साहब, मनोज तिवारी को आपने बहुत तफसील से सुना है और तब भी सुना होगा जब उन्होंने कहा था कि मेरा मैसेज, मेरा ट्वीट सेव करके रखिएगा, ठीक है, और अब ब्लेम गेम आगे अब नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं उस पैगाम को, फिर आज के इस पैगाम को? आज जिस तरह से मनोज तिवारी साहब बोले बहुत ही सेंसिबल नजर आए। अगर इसी तरह से बोलते तो शायद कुछ और असर पड़ सकता था जी, लेकिन जो नतीजे हैं उन नतीजों से तो जाहिर बात है कि बीजेपी को बहुत बड़ा शौक लगा है और वो ये भी कह रहे थे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जी। तो जाहिर बात है वो वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ये इलेक्शन लड़ी नहीं बिल्कुल जी। जो कांग्रेस का बेस वोट था वो शिफ्ट हो गया जी, मेजोरिटी उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई और कुछ हिस्सा उसका बीजेपी के लिए भी गया जी। तो इसलिए वो उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो इनकी जबान में जो आप ठहराव देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको जरा मीठी जबान देख रहे हैं, उसकी वजह यही है जी कि दिल्ली की आवाम ने उनको अपना मैंडेट दिया है कि जिस तरह की जबान उन लोगों, उनकी पूरी पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल की जी, वो हिंदुस्तानी जुबान नहीं है, उसे आम आवाम पसंद नहीं करती। लिहाजा आपको अपनी न सिर्फ जबान ठीक करनी होगी, आपको डेवलपमेंट मॉडल पे भी आना होगा जी। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल कामयाब हुआ, दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान के आईन पे जो खतरा मंडरा रहा है लगातार, उसको लेके जो अकलियत या और दूसरे जो हिंदुस्तानी आवाम जो आईन से मोहब्बत करती है उसमें जो खौफ था, उसने भी एक सू होकर आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट किया है जी। तो ये दो तरह का प्रेशर अब भारतीय जनता पार्टी पर है जी। मैं समझता हूं कि अब जो रद्द अमल में आप फर्क देखेंगे जी। और ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा अगर वो अपने रद्द अमल में तब्दीली लाते हैं। बिल्कुल। विशाल, आप ने भी जो है इस पर काफ़ी गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम्स में। अब जैसा कि कलीमुल हफीज साहब ने कहा कि अब काफ़ी प्रेशर है बीजेपी पर, विकास की बात बीजेपी करती रही लेकिन विकास जो है दिल्ली आकर कहीं दिल्ली की गलियों में पता नहीं गुम गया या फिर ढूंढने की तलाश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। लेकिन वही विकास जो है फिलहाल केजरीवाल के पास, जो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाला विकास आप मेरे पास देखिए। तो गुड गवर्नेंस की बात अब होगी, तो दिल्ली का गुड गवर्नेंस या फिर गुजरात मॉडल, अब इसकी भी तुलना होगी दिल्ली और गुजरात की। तो कैसे देखते हैं कि अब इसका असर दीगर रियासतों पर भी पड़ेगा आगे, अगले और भी जिस स्टेट में चुनाव है, अगर पहला पड़ाव अगर हम करें तो बिहार की अगर हम बात कर लें, आप बिहार पर काफ़ी अच्छी जो है पकड़ और नज़र रखते हैं, कैसे देखते हैं कितना प्रेशर बनेगा आगे? देखिए जिलानी, हर एक मैंडेट का एक बहुत ही साफ शफाफ एक पैगाम होता है और बेशक ये जो मैंडेट है दिल्ली की जो आवाम ने दिया है उसका भी बहुत साफ शफाफ एक पैगाम है और वो काफ़ी है उन तमाम लोगों के लिए जो ख़ास तौर से सियासत में सफ़े अव्वल में रहने वाले लोग हैं कि आवाम किस तरह का मकसद, किस तरह का पैगाम, किस तरह की हिकमत अमली और किस तरह का उसे नतीजा चाहिए होता है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की आवाम ने जो मैंडेट दिया है दरअसल वो बीजेपी के नारे की ही जीत हो रही है। बीजेपी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये जो जुमला है ये बीजेपी से हटकर ये आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के आवाम ने विश्वास भी किया। आम आदमी पार्टी को सबका विश्वास मिला, सबने मिलकर अरविंद केजरीवाल पर यकीन किया और सबने मिलकर अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल को उसको जो है डिटो किया जी और उससे कबूल किया। तो यही मुझे लग रहा है कि फर्क जरा सा का है कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करता कोई और है। तो किसी और ने कर दिया, उसको मैंडेट मिल गया, आपने किया होता आपको मैंडेट मिल जाता। क्योंकि ये अगर आपने किया कि नहीं किया, ये एक किसी स्टेट की बात नहीं हो रही जिलानी यहाँ पर जी। आप देखिए अभी हालिया इंतखाब हुए झारखंड में, वहां पे आप कामयाब नहीं हो पाए, जबकि झारखंड में बीजेपी ने पूरे 5 साल ऑफ मेजॉरिटी के साथ बिताए और
उस नारे के साथ कि डबल इंजन की सरकार, यानी मरकज में भी बीजेपी की सरकार, झारखंड की रियासत में भी बीजेपी की सरकार, तो वहां तो बहुत ग्रोथ होना चाहिए था, बहुत काम होने चाहिए थे, और बहुत काम होता तो वहां भी काम की बुनियाद पर वोट मिल जाता। लेकिन ये समझने की जरूरत है अब सियासी हमारे लीडरों को कि सिर्फ नारा या फिर उसका काम होता हुआ या नारे को जमीनी हकीकत में बदलता हुआ भी दिखाना है। जी बिल्कुल कलीमुल हफीज साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि काफी दबाव बन रहा है, लेकिन फिर 6 साल से जो बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही, राष्ट्र के हित में बीजेपी का जो काम है, जो चीजें 6 साल की बताई गई, दिल्ली में भी बताई गई, तो क्या वो बातें दिल्ली के लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या फिर दिल्ली के लोगों को मॉडल में कुछ जो है एक तरह से कमी नजर आई? अब बीजेपी का विकास का चेहरा बदलना पड़ेगा। केजरीवाल के विकास की बात हो रही है अब, ठीक है? नहीं, यहाँ 2 बातें समझनी होंगी जिलानी साहब। जी जी। एक तो ये कि ये जो राष्ट्रभक्ति और नेशनलिज्म का जो एक लवादा उड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी जी, उससे हिंदुस्तान की आवाम ने वो नैरेटिव छीन लिया। पहले तो वो नैरेटिव सीएए के जब इन्होंने लागू किया, उसके खिलाफ जब पब्लिक सड़कों पर आई जी, तो वो नैरेटिव उसके पास आ गया, उस गलियों में आ गया, वो शाहीन बाग में आ गया, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में आ गया, और वो आवाम जो आम आवाम थी, जो हिंदुस्तान की इस तरह की पॉलिटिक्स से कुछ ज्यादा वास्ता भी नहीं रखती थी, उसने भी संविधान, एक हाथ में संविधान लेकर और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपनी मांगे मनवानी और अपनी डिमांड क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो एक तो नैरेटिव उसका वहां उससे छिना। दूसरा, जो डेवलपमेंट की वो बात करती थी जी, बार बार वो ये कहती थी कि हमारे पास डेवलपमेंट का मॉडल है, और हम डेवलपमेंट गुजरात मॉडल की बात करते थे और दूसरे स्टेट की बात करते थे। तो पिछले 5 साल की कारकर्दगी सेंटर की भी सबके सामने है जी। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ, और इकोनॉमी के बाद लगातार उनके कोई फैसले ऐसे हुए जिनसे पूरी मईशत एक तरह से बुरा हाल होता चला गया उसका जी। तो वहां पे भी उस फ्रंट पे वो फेल हुए। हिंदुस्तानी अवाम में जो उनका भरोसा था वो टूटा। दूसरा, जो हुकूमत, बड़ी मजेदार बात यह है कि हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जनता का विरोध करे। जनता तो विरोध कर सकती है हुकूमत का, लेकिन हुकूमत जनता का विरोध नहीं कर सकती। ये पहली सरकार है जी, मरकजी हुकूमत, जो बाकायदा अवाम का विरोध कर रही है। उसने कहा कि नहीं साहब, ये सीएए के विरोध में है तो हम प्रो में आएंगे। तो ये एक अजीब तरह का, एक कभी जमहूरियत में ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, चूंकि आवाम का तो आम ये हक है कि वो किसी भी पॉलिसी का मुखालफत कर सकती है, सड़कों पे आ सकती है, लेकिन सरकारें क्या करती हैं, उनसे जाके बात करती हैं, उनसे उनको किसी तरह से भी उनको समझाती है कि आखिर इसमें क्या गलत है क्या सही है। इस सरकार ने रास्ता वो नहीं चुना कि वो आम आवाम को समझाती। इस सरकार ने रास्ता वो चुना जिससे कि आवाम में डिवीजन हो जाए जी। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा इस इलेक्शन में। यहां अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत ही स्मार्टली मूव किया। वो ना इस ट्रैप में आए, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि सीएए की कोई जरूरत नहीं है, ये होना नहीं चाहिए जी। आखिर आपको मरकजी हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए कि आम, हमारे हिंदुस्तान की आम आवाम सड़कों पर है, इनसे जाके बात करे, या किसी और आवाम को परेशानी हो रही है रास्ता रुकने की तो वो रास्ता खुलवाए जाके, ये तो कहा। लेकिन इसके अलावा वो ज्यादा अंदर नहीं आए और वो स्मार्टली प्ले करके, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम समझती थी कि इसमें अरविंद केजरीवाल की कोई खता नहीं है, इसलिए उसने एक तरफा होकर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया। और ये जो, जैसा अभी हमारे दूसरे साथी ने कहा कि एकदम साफ शफाफ एक मैंडेट है जी, कि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत भी और दूसरे सूबाई हुकूमतों को भी इससे सीखना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी डेवलपमेंटल पॉलिसी क्लियर रखनी होगी। दूसरा, ये जो झूठ का और जो नफरत का माहौल है, इससे बचना होगा। भी कहा कि झारखंड की जो तस्वीर थी उसके बाद ही अगर संभल जाते तो शायद कुछ और परिणाम आते। तो झारखंड की तस्वीर, अब दिल्ली की तस्वीर, ठीक है, महाराष्ट्र में फिर आपका जो गठबंधन था, साथी थे, अब देखिए, एक तो रियासत के ये मसले, साथ में अब आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अब दूरी अख्तियार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब रियासती सतह की जो पार्टियां, स्टेट लेवल की, वो भी अब अपनी बका की अब यहां से लड़ाई लड़ेंगी? जाहिर बात है, ये अभी देखना आप, अभी नेक्स्ट इलेक्शन बिहार में है जी, और बिहार में जब आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उनके जो प्रवक्ता है, मैं देख रहा हूं टीवी पे, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है कि ये जो जुबान इस्तेमाल की गई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उनका पहला पार्टनर ही ये कह रहा है, जो अभी इमीडिएट इलेक्शन है, कि इस तरह की जुबान से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा
और डेवलपमेंट प्लान पे जब आएंगे तो जाहिर बात है कि वो एक आपको दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। अगर आपने काम किया होगा तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट करेगी, नहीं किया होगा तो रिजेक्ट करेगी। जिलानी ने जो सवाल दरअसल किया है, वो सवाल का मकसद अब यही है कि क्या जो हालिया फैसला है नीतीश कुमार का, जब उन्होंने इस बात पर, जब प्रशांत किशोर उनके पार्टी में वो कौमी नायब सदर होते हैं, उन जब वो सवाल उठाते हैं कि एनआरसी और सीएए पे पार्टी का जो मूव रहा है वो उसमें कुछ एक बार रीथिंक होना चाहिए। पवन वर्मा इस पर सवाल उठाते हैं कि ठीक है, आप बिहार में अभी अलायंस पर सरकार में हैं, लेकिन आप जो है बीजेपी के साथ दिल्ली इलेक्शन में आप कोalition में शामिल हो रहे हैं और साथ में कैंपेन करेंगे, इस पर आप रीथिंक करें। तो नीतीश कुमार का बरजस्ता जवाब था कुछ दिनों के बाद, लेटर का जवाब यह था कि दरवाजे खुले, जिसे जहां जाना है चला जाए। जाहिर है अब ना तो पवन कुमार है जेडीयू में और न ही प्रशांत किशोर। क्या ये मूव नीतीश कुमार एज्यूम नहीं कर पाए, पहले से समझ नहीं पाए कि जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, और अभी बिहार में अब इलेक्शन सामने खड़ा है? सवाल इस बात को लेकर है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार इसमें तो चूक गए। अगर उनको ये पता होता कि इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे तो शायद वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट ना करते, क्योंकि बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। और वो ये समझ रहे थे नीतीश कुमार साहब कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक एज ए एलोन लीडर है दिल्ली में, उसी तरीके से वो अपने आप को बिहार में एलोन मानते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है और वो बिल्कुल मैचलेस है। लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी ये सारा पूरा सिस्टम चलाने में जो और इमेज बिल्डिंग में जो बहुत बड़ी जो रोल था वो प्रशांत किशोर का था। उसके साथ पवन वर्मा जैसे जो सीनियर लोग थे उन्होंने बात को बनाए रखा था। लेकिन जैसे ही उन दो लोगों ने देखा कि ये मामलात जो हैं अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और ये इससे बहुत बड़ा डिवीजन हो जाएगा सीए और एनआरसी से, तो वो दोनों चूंकि सीनियर हैं, काफी रेस्पेक्टेबल हैं और सारे हलकों में वो जाने जाते हैं, तो उन्होंने वक्त से पहले ही फैसला कर लिया। अब जरूर अरविंद नीतीश कुमार जी सोचेंगे इस बात पे, और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, शायद वो अब बीजेपी के साथ दूरी इख्तियार करेंगे और किसी और अल्टरनेटिव की तरफ सोचेंगे। ऐसा मुझे पहले से भी जो बिहार में जो अपोजिशन है जिसमें कई पार्टियां हैं लेड बाय आरजेडी, तो वो जो है नीतीश पर हमलावर था। अब एक ऐसे मौके पे कि जब उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने दो साथियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, पवन वर्मा और प्रशांत किशोर, नतीजे भी इस तरह के आ गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार की सियासत पर अब दिल्ली के इस मैंडेट का एक बहुत जबरदस्त वहां खलबली मचने वाली है, सियासी खलबली? जी बिल्कुल बहुत जबरदस्त खलबली मचने वाली है। और ये देखेंगे आप कि बहुत सारे पार्टनर जो उनके अलायंस पार्टनर हैं वो अब इन एंड आउट होंगे। और उसमें जैसे सब हमेशा कहते हैं कि सियासी मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो हमारे रामविलास पासवान जी हैं। जी हाँ। अभी आप देखना उनका रद्द अमल उस तरफ इशारा ले जाएगा। अभी उनका जब बाइट आएगी पहली इस इलेक्शन पे, वो इशारा देगी कि आखिर बिहार की सियासत किस तरफ जाती है। नहीं, उनके बेटे का तो में भी पता चल ही चुका था। अब तो चूंकि उनके बेटे ही लीड कर रहे हैं पार्टी को, जो उन्होंने एससी के उस वर्डिक्ट पे जो रिजर्वेशन के ताल्लुक से बोला है, तो एक अंदाजा लोग लगाना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल जिलानी साहब, एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम है जी कि स्ट्रैटेजीज अपनी जगह पे हैं, हार जीत अपनी जगह पे है। मैं चाहूँगा कि कलीमुल हफीज साहब से इस पर हम सवाल करें कि क्या ये मैंडेट इस पे असरअंदाज होगा जो मुल्क में सीएए एनआरसी के खिलाफ जो एक आवाज़ लगातार उठ रही है, पिछले 50 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, क्या उसके रुख को मोड़ने में या उससे मजबूत करने में या कमज़ोर करने में कहीं किसी हद तक असरअंदाज होगा क्या? बिल्कुल हफीज साहब, ये जिस तरह का आपने भी जिक्र किया है कि दिल्ली के अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो आज जिस तरह की बातें हो रही थी कि मोहब्बत की जीत हुई, नफरत की हार हुई। शोएब इकबाल थे, उन्होंने कहा कि साहब शाहीन बाग जीत गया, ठीक है, आम आदमी यहाँ का जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया, शाहीन बाग जीत गया, भारत की जीत हुई है। जब बीजेपी के हम बयान सुनते थे उस इलेक्शन के दौरान तो कहते हैं, कपिल शर्मा की बात ही को ले लीजिए आप, कि जो मैच हो रहा है 8 तारीख को वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये आप देश के ही लोगों को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी है, इस तरह की चीजें कितना असर डाल पाएगी सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर के? अब देखिए, इसका बिल्कुल असर होगा, और न सिर्फ असर होगा, पास के जो सूबा है उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा जो जहरीली जुबान इस्तेमाल की वो योगी आदित्यनाथ जी ने की,
कपिल मिश्रा तो बहुत छोटे हैं, उनका उतना कद नहीं है जितना कद हम योगी आदित्यनाथ का है। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत ही लोअर लेवल पे आके बात की थी, खासतौर से वो बिरयानी और शाहीन बाग की जो खवातीन है उनको लेके, और फिर कुछ एक नैरेटिव चलाया बीजेपी आईटी सेल ने कि साहब वो 500 रुपए लेके बैठी हुई हैं। तो इस तरह से उन्होंने शाहीन बाग को बहुत डिमीन किया था, बहुत कोशिश की थी। तो जो भी उस सीएए के अगेंस्ट में लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं से पूरी दुनिया में, उनको बहुत हर्ट हुआ था। और वो सब लोग न सिर्फ कोशिश कर रहे थे, दुआ भी कर रहे थे कि क्या हो गया हमारी हिंदुस्तानियत को। तो आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर का पहला आया है ट्वीट, उन्होंने लिखा कि भारत की आत्मा जीती। सच्ची बात यह है कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जहां इतनी विभिन्नताएं हो, जहां इतनी तकसीरी सोसाइटी हो, वहां पे अगर आप ऐसी जहरीली जुबान बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो ये जो मैंडेट है क्लियर कट, इसको छोड़ दीजिए आपके विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बना कौन नहीं बना, ये सबसे बड़ा मैंडेट सीएए को के खिलाफ है। सबसे बड़ा मैंडेट एनआरसी के ना लाने के खिलाफ है। सबसे बड़ा मैंडेट ये जो जोम था मरकजी हुकूमत का कि हम अजय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता जी। वैसे तो किसी हद तक वो जो जोन था वो टूटा था झारखंड से, लेकिन फिर भी वहां से बच के निकल आए थे, क्योंकि झारखंड इतना लाइमलाइट में नहीं रहता है जी। लेकिन सीएए के बाद जो जामिया यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी और फिर शाहीन बाग, इन तीन मुद्दों पे जो पूरी दुनिया ने रद्द-ए-अमल पेश किया, खासतौर से अमेरिका ने रद्द-ए-अमल पेश किया, यूरोपीय यूनियन ने रद्द-ए-अमल पेश किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, यानी आप कोई जगह ऐसी नहीं बची जो इंपॉर्टेंट जगह हो और उसने रद्द-ए-अमल पेश ना किया और इसके खिलाफ ना बोले हो जी। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ इसका असर पड़ेगा, या तो वो अलायंस पार्टियां हो, चाहे वो एसएडी श्रोमणी अकाली दल का देखना होगा रद्द-ए-अमल क्या रहता है, खुद एलजेपी का रद्द-ए-अमल क्या रहता है। और एक मैं छोटा सा बड़ा अच्छा एक मुझे एक चीज याद आ गई कि जो मैं कह रहा था जिलानी के सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। आप देखिए सबका साथ सबका विकास और उसमें जुड़ा सबका विश्वास, ये नारा बीजेपी का जरूर है, लेकिन एक रिपोर्ट हालिया अभी शाया हुई है, वो सर्वे है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन के नाम से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का जो लास्ट मंथ की रिपोर्ट है, इसकी बुनियाद पर जो डेटा मिलता है कि अर्बन सेक्टर्स में और रूरल सेक्टर्स में जो अटेंडेंस है और जो इन्वॉल्वमेंट है गर्ल कैंडिडेट का, स्कूल गोइंग गर्ल्स का, वो केरल में सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर। लेकिन सबसे नीचे कहां है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो इससे यह जाहिर होता है कि आप शिक्षा में कहां हैं, आपके नारे में क्या है, आपकी हकीकत क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह या हर स्टेट में जहां भी बीजेपी रूल करी वहां ये हालात हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नारा वही है और उसी नारे पर लोगों ने वोट किया दिल्ली में, लेकिन वो काम जो है उस नारे, वो नारा फिट बैठा आम आदमी पार्टी पे जब लोगों ने देखा कि स्कूलों के हालात बेहतर हुए हैं, अब बिजली और पानी के हालात बेहतर हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कुछ फैसिलिटीज़ मिली हैं। जब लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, तो जो एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं गवर्नमेंट से वो मिलनी चाहिए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हो सकता है कि वो 100% या 80% तक भी ना हो, लेकिन उसको मैंडेट मिला। बिल्कुल विशाल, आपने जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है, कलीमुल हफीज साहब, आपको नहीं लगता दिल्ली के इंतखाबात में नौजवान वोटरों को हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा, देश का अब हर शख्स, सरकार अगर कोई बात सीना ठोक कर दावे के साथ कुछ करती है तो लोग उसको रीचेक कर रहे हैं कि सरकार या सरकार के लोग वाकई जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो अब आम लोग, आम जनता चेक कर रही है सरकारों को, नेताओं को कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब एक तरह से नेताओं को और पार्टियों को सतर्क होने की जरूरत है। अब आपकी बातों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें न सिर्फ ये है कि वो नौजवान चेक कर रहा है, उस नौजवान ने एक और ट्रेंड इस बार सेट किया है जी, कि वो अब नेशनल जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उस पर भी डिपेंड नहीं रहा है। यानी वो उसने अपना एक सोशल नेटवर्क बना लिया है जी, और उस सोशल नेटवर्क के थ्रू वो यूट्यूबर्स के थ्रू और अपने सोशल फेसबुक के थ्रू वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जी। तो ये भी इस इलेक्शन का बहुत बड़ा जीत है कि जो पिछले 4-5 साल तक झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा था, ऐसे एक अजीब सा झूठ फैलाया जाता था, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है जिसमें बताया जाता है कि 20-1 हजार लोग काम करते हैं जी, वो जो चाहते थे वो करते थे,
जिसको चाहते थे ट्रोल करते थे, जिसको चाहते थे कुछ भी, जब भी झूठ उन्होंने फैलाना हुआ और एक साथ फैला दिया। इवन बड़े बड़े जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर, उनको उन्होंने डिमीन किया था। तो इस मर्तबा ये हुआ, खासतौर से ये जो सीए और ये इसकी तरह जो मूवमेंट चले, उन्होंने इसको और ज्यादा तेजी से बढ़ाया कि लोग अपने सोशल नेटवर्क उन्होंने बना लिए और वो फिर इंफॉर्मेशन भी चेक करने लगे और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर भी करने लगे। तो इसलिए भी वो झूठ नहीं चल पाया और वो सच्चाई बार बार चेक होती रही और क्रॉस चेक होती रही। बिल्कुल, एक इश्तिहार आता था, अक्सर हम देखते थे, जागो इंडिया जागो। तो लगता है कि इंडिया वाकई उस इश्तिहार के बाद जो है जाग रहा है धीरे धीरे। मैं आपको यहाँ रोकूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से रोशनी डाली कि किस तरह के हालात पूरे मुल्क में, रियासतों में इंतखाबात को लेकर लोगों के जहन बदल रहे हैं, सियासत को भी अब बदलना का वक्त आ गया है। अबू आसिम आज़मी ने क्या कुछ कहा इस दिल्ली के इंतखाबात के जीत के बाद, इस तरह के नतीजे आए हैं, आइए सुन लेते हैं अबू आसिम आज़मी ने क्या कहा। आज़मी हमारे साथ हैं। एक बात ये बताइए कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है आप आदमी पार्टी को दिल्ली में, रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, रियली आपका सब पूछा ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हवाई जहाज में 2 घंटे था अभी, मुझे चिंता लगी थी कि रिजल्ट क्या है, जिसे उतरा मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ। जो पार्टी, जो शख्स इस देश में लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और भारतवर्ष करके बात कर रहा है, ऐसे शख्स को इस देश में राज करने का कोई हक नहीं है। अब मुझे अभी देखना, आप कल एक मैसेज आएगा बीजेपी का कि पाकिस्तान के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं बीजेपी के हारने पर, और ये कौन कराएगा? ये खुद ही, इनके वहाँ, इनके बहुत रसूख है वहाँ पे ना, ये फोन करेंगे वहाँ पे, ज़रा तुम ऐसा कुछ करो ताकि यहाँ पे जनता में कुछ हम अपना पोलराइजेशन कर सकें। यही कहती है जनता। मुझे बहुत खुशी मुझे है। मुझे लगता है कि उस पर बीजेपी को चिंतन करना चाहिए और अब हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, ये समझना चाहिए और मुद्दों की बात करनी चाहिए। बीजेपी बोल रही है ईवीएम ठीक है। अब नहीं, देखिए ऐसा है, ईवीएम की टेम्परिंग और गड़बड़ी को लेकर मैंने कोई सवाल खड़ा किया हो तो बताइए। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया था और वो सुरक्षा का सवाल जायज था कि सड़क पे ईवीएम उतारी जा रही थी। अब टेम्परिंग का अगर ये लोग कुछ करते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सवाल मैंने उठाया था वो सुरक्षा को लेकर था। आपने देखा कि अबू आसिम आज़मी का जिस तरह से उन्होंने राहत की सांस ली, वो सफ़र कर रहे थे कि क्या सरकार आने वाली है दिल्ली में, और संजय सिंह का सीधा तौर पर एक तरह से मशवरा है बीजेपी के लिए, अब वो मुद्दों पर बात करें, काम की बात करें। और एक बार आइए देखते हैं केजरीवाल, जी हाँ, कि उनकी बीवी और बेटी ने इस जीत के बाद बहुत सी बातें की, मीडिया वालों ने बात की, हमारे नुमाइंदे ने भी उनसे ख़ास बातचीत की है। क्या कहना है केजरीवाल की अहलिया का और उनकी बेटी का, आइए सुनते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इसे पहले से भी ज़्यादा ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि पिछली बार जब वो 2015 में आए थे तो दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया था, लेकिन इस बार उनके उस सपने को पूरा किया है एक विश्वास जिसको दिल्ली की जनता ने वोट किया है। और आज हमारे साथ हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि जिनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के दिन सबसे बड़ा तोहफा भी उनके पति और दिल्ली की जनता ने दिया। हमारे साथ हैं सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी। सुनीता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। थैंक यू सो मच। और दिल्ली की जनता ने आज आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सीरियसली प्राउड ऑफ दिल्ली, सच की जीत कराई है और मेरे को इससे बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता था। आपके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है इस तोहफे को दिलाने में। वो तो है, बिल्कुल है उनका, और जनता जनार्दन है, जनता ने उसको बिल्कुल सपोर्ट किया है, जनता ने काम पर वोट दिया है, हस्बैंड ने काम किया, जनता ने सपोर्ट किया, जीत हो गई। सुनीता जी, बहुत मुश्किल होता है महिलाओं के लिए ये सहन कर पाना, भले ही पति आपके राजनीति में आ गए लेकिन वो पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं थे, इसलिए आदत भी नहीं होगी जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और इस बार तो चुनाव प्रचार में आपके पति को आतंकवादी कहा गया, हिंदू विरोधी कहा गया। जी एक्चुअली हाँ, दुख तो लगता है और ये भी लगता है कि ये किस तरह की राजनीति है, मतलब ये पहली बार फेस किया है, शायद ये पहले इस तरह से नहीं लगा कभी, तो लगा कि ठीक है इनकी एजेंडा पॉलिटिक्स है। और कहीं ना कहीं विश्वास था, मतलब एंग्जाइटी रहती थी बट विश्वास था कि सच की जीत होगी और वही हुआ। हर्षिता ने बहुत, इस बार हर्षिता अरविंद केजरीवाल जी की बेटी हैं और इस बार हर्षिता ने उनकी सीट की जिम्मेदारी अपनी मम्मी के साथ संभाली हुई थी। हर्षिता, कैसा रिस्पॉन्स मिलता था दिल्ली की जनता का? जो रिस्पांस अभी आपको देखने को मिल रहा है एकदम ऐसा रिस्पांस मिलता था, सभी लोग एकदम साथ होते थे। इनफैक्ट वो लोग कहते थे कि आप क्यों आ रहे हो, हम लोग तो एकदम आपके साथ है एंड हम बहुत खुश है जो काम हुए हैं दिल्ली के अंदर एंड फुल्ली सपोर्ट करते हैं। आपके पापा को आतंकवादी कहा गया, आज लगता है कि दिल्ली की जनता ने उस शब्द का जवाब जो है आपके पिताजी पर आरोप लगाने वाले बिल्कुल बिल्कुल
वोटों से दिए। आज दिल्ली की जनता ने दिखाया है कि जो जिस तरीके की राजनीति दूसरी पार्टी और जिस तरीके की गाली गलौज की राजनीति दूसरी पार्टी कर रही थी, उसके ऊपर वोट नहीं मिलता है, बल्कि काम के ऊपर वोट मिलता है। अस्पताल बनाने पर, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पर, स्कूल बनाने पर, इन चीज़ों पर अब वोट मिलता है। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित भी हैं, और पुलकित के लिए ये खास महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पहली बार उन्होंने अपना वोट दिया और अपने वोट से अपने पिताजी की सरकार भी बनवाई। पुलकित, वोट तो पिताजी की पार्टी को दिया था? हाँ, उन्हें दिया था। ये हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए। उन्हें दिया था मैंने। तो आपको लगता है कि आपका पहला वोट काम आ गया? बिल्कुल काम आया, और इतना ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी से दिल्ली के लोगों ने जितवाया है। सब ने 1 महीना वहाँ काम किया, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है और बड़ा है। हर एक नेता ने देखा कि पोलिंग बूथ तक हम पहुंचे। रही बात शाहीन बाग की, इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी। कांग्रेस के पास उनकी नैया डूब चुकी है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और आपकी बी टीम थी। रही बात, वो लोग जो वहां उपस्थित थे उनको पता भी नहीं था कि सीए है क्या। 1100 रुपया देना और बिरयानी देना और बोलना कि आप आंदोलन कीजिए, इससे आपका वातावरण बनता है। हमारा सकारात्मक सोच है, सकारात्मक राजनीति और सकारात्मक मुद्दे। आज जब आप पार्टी ने कहा कि हम 500 नए स्कूल देंगे, कहाँ है वो स्कूल? 20 नए कॉलेज, कहाँ है वो कॉलेज? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए, कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरा? रास्ते देंगे यूरोप जैसे, कहाँ है वो रास्ते? लोगों को गुमराह करने का एक मात्र पर्याय था। आज के दिन खैर उनकी जीत हुई है, अभिनंदन उनको, लेकिन हम चाहेंगे कि वो वादे निभाएं जो उन्होंने दिल्ली की जनता को दिए। करने के बाद भी किस बिना पे मतदाता उनको वोट दिया, आपको क्या लगता है? जिस तरह से पानी और बिजली की उनकी एडवर्टाइजिंग थी। मतदाता ने वोट दिया है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो आपने वचननामा में दिया है आपको कर दिखाना पड़ेगा। भूलिएगा मत, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी जनता नाज़रीन, ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर हनुमान टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और आम लोग जो सड़कों पर खड़े हैं, मनीष सिसोदिया सामने हैं और लोगों की यानी आम जनता का जो है शुक्रिया अदा करते हुए आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की आज भारी जीत, हैट्रिक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम लोग सड़क पर खड़े उनका इस्तकबाल करें। मनीष सिसोदिया उसमें हैं और दीगर जो है पार्टी के लीडर और कारकुन साथ में हैं। आम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए वो हनुमान टेम्पल जा रहे हैं और कई लोगों के बयानात आपने सुने, केजरीवाल की अहलिया का, उनकी बेटी का, उनके बेटों का। एक नौजवान की जो सोच है इस बार दिल्ली इंतखाबात में वाकई बदली है, क्योंकि पहला जो है वोट दिया है केजरीवाल के खुद बेटे ने, पुलकित ने, कि उन्होंने कहा कि मेरा वोट काम आ गया है। तो इस बार हर वोटर यही चाहता है कि उसका वोट काम आ जाए। दिल्ली में बड़ी तादाद में लोगों ने केजरीवाल को एक तरह से एतमाद दिया है, तो वोट उनका काम आया है या नहीं वो वहाँ की जनता खुद तय करेगी। और लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का कुछ जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है और कुछ सीटें बढ़ी हैं। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजों पर बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी पार्टियों को विकास के मुद्दे पर इंतखाब लड़ना चाहिए। इंतखाबात में इतनी हलचल के बजाय अपने किए कामों पर मैदान में जाना चाहिए। आइए सुनते हैं आदित्य ठाकरे को। के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है हर एक ने अभी विकास पे फोकस करना चाहिए। मैं किसी पार्टी के किसी भी चुनावी मुद्दे पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी दिल्ली ने नतीजा दिया है। अभी चुनावी मुद्दे छोड़ के अभी काम करे, जो प्रॉमिसेस थे उसको फुलफिल करे। राजनीति जो चलती रहती है, लेकिन जो एक राजनीति की एक लेवल थी, मुझे लगता है उससे हमें दूर जाना चाहिए। एक युवा करके यही मेरी सभी पार्टियों से विनती रहेगी कि जो भी आने वाले चुनाव है उसमें इतनी हलचल ना करके सिर्फ जो काम किए हैं या काम करने वाले उसी पे बोले। दिल्ली को के मैं खास अभिनंदन करना चाहता हूँ। डिसाइसिव मैंडेट दिया, जहाँ भी दिया, लेकिन डिसाइसिव दिया, बिना डरे दिया। और अभी यही है कि अरविंद जी के मैं अभिनंदन करता हूँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री करके चुनाव जीते हैं, शुभेच्छाएं देता हूँ। और जो भी जीते हैं, जो सारे उम्मीदवार जीते हैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, जो हारे हैं उनको भी शुभेच्छा देता हूँ कि अच्छे काम करें। आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों की आपने बात की, आपको लगता है कि मुझे लगता है अभी सिर्फ काम की बात करें। या बिल्कुल काम की बात हो, अब इतनी हलचल ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद